Assalamualaikum student, my name is डॉक्टर शेरी खानज़ादा वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन टाइम इंस्टीट्यूट। क्लास आज हमारा पहला लेक्चर है आपके साथ जो कि टीचिंग मेथडोलॉजी। लेटर ऑन हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। टीचिंग मेथडोलॉजी जो नाम से ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें ये बताना है कि आपको एज अ गुड टीचर क्या होना चाहिए, आपकी मेथडोलॉजी कैसे होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। बेसिकली ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारे के सारे मिथ हैं। टीचिंग मेथडोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं एक पूरे सिस्टम के बारे में, एक पूरे हेल्थ केयर के सिस्टम के बारे में कि हेल्थ केयर सिस्टम होता कैसे है, वहाँ पे क्या क्या वर्क हो रहे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या एथिक्स हैं, क्या वहाँ के कोड्स हैं और क्या क्या तरीक़ेकार हैं और किस तरीके से हमारी पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हेल्थ रिलेटेड चल रही है, किस तरीके से क्या होता है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये THQs क्या होते हैं, ये DHQs क्या होते हैं, ये तहसील हेडक्वार्टर्स क्या होते हैं, ये टर्शरी केयर क्या होते हैं, ये प्राइमरी केयर क्या होते हैं, ये सेकेंडरी केयर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज कलेक्टिवली क्या कहलाती है, आपकी हेल्थ रिलेटेड नॉलेज, और उसी की बेस पे क्या सब्जेक्ट को नाम दिया गया है, बेसिकली टीचिंग मेथडोलॉजी। आपके करिकुलम के अंदर जो आपकी फ़र्स्ट आउटलाइन है वो आपको बताती है कि हेल्थ सर्विसेज होती क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज क्या होती है, जहाँ पे हेल्थ की सहूलियात मौजूद हो। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पे पब्लिक यूनिट्स होते हैं, कहीं पे प्राइवेट यूनिट्स होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पब्लिक यूनिट्स क्या होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हर जगह गवर्नमेंट ने अपने हॉस्पिटल्स क्या किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सिटीज़ के लेवल पर। तो ये आपके क्या हो गए, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हो गए। अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में हॉस्पिटल के साथ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती जो कि आपकी हेल्थ रिलेटेड हो गई है। प्राइवेट के अंदर क्या होता है, प्राइवेट के अंदर भी यही होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल होता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है। साइंटिफिक हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं, आपके रिसर्च सेंटर्स होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे आप लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप वैक्सीन का ट्रायल कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे होते हो। तो ये आपकी साइंटिफिक हेल्थ सर्विसेज बन जाती है। ट्रेडिशनल हेल्थ सर्विसेज क्या होती है कि बेसिक हेल्थ यूनिट होता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई, आप फ़ौरन से चले गए और वहाँ पर आपको फ़र्स्ट एड मिल गई और ये सारी चीज़ें हो गई, वहाँ पर आपकी वैक्सीनेशंस भी हो रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर हो रही होती हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है कि ये किस तरह से ऑर्गेनाइज़ होते हैं, सेंट्रल होते हैं, प्रोविंस होता है, लोकल लेवल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी हमें जैसे कि PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट्स आती है तो क्या होता है, वो लिखते हैं आपने एक फॉर्म बना के भेजना है और सेंट्रल में जो है ना आपने वो सबमिट करवा देना। एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जैसे कि आपका प्रिंसिपल हो गए, ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोविजनल अथॉरिटी क्या आती हैं, आपके टीचर्स हो गए, आपके हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हो गए, और लोकल अथॉरिटीज़ क्या होते हैं, आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इसी तरह से अगर हेल्थ सेक्रेटरीट की बात करें तो क्या होता है, डायरेक्टर हेल्थ होता है जिसको आप DG हेल्थ कहते हैं, ठीक है, जो सबसे ऊपर होते हैं, जो कि हेल्थ मिनिस्टर कहलाते हैं, जो कि फेडरल के होते हैं। उसके बाद उनकी डिवीजन्स हो जाते हैं, डायरेक्टर्स हो जाते हैं, वर्टिकल प्रोग्रामर्स हो जाते हैं। डायरेक्टर्स में क्या हो जाता है, अब डायरेक्टर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी हो सकते हैं, क्लियर हो गई, और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट भी हो सकते हैं, MS भी हो सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सुप्रिटेंडेंट भी हो सकते हैं, ये DHQ के, या इस तरह से ये सारी डिवीजन्स होती हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की आप बात करो तो डिप्टी DHO होते हैं तहसील हेडक्वार्टर के अंदर, मेडिकल ऑफिसर के अंदर RHO, रूरल हेल्थ यूनिट्स होते हैं, ठीक है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं जहाँ पे MOs होते हैं, पैरामेडिक्स होते हैं, और आपके क्या होता है, सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं। ये सारे मिलके क्या करवाते हैं, एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एरिया के अंदर कोई केस हुआ है तो क्या होगा, मेडिकल ऑफिसर किसको बोलेगा, जाके कंसल्टेंट को बोलेगा, कंसल्टेंट किसको बोलेगा, जाके MS को बोलेगा, MS किसको बोलेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बोलेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको बोलेगा, फेडरल वो हेल्थ मिनिस्ट्री को बोलेगा, हेल्थ मिनिस्ट्री कहाँ पे बोल रही कि फेडरल मिनिस्ट्री। तब जाके कोई बिल या अगर वेंटिलेटर चाहिए या कोई चीज़ चाहिए, या हॉस्पिटल के अंदर ड्रग्स कम हो गई है, या हॉस्पिटल के अंदर कोई नई चीज़ आपकी इंट्रोड्यूस करवानी है, तो इन सारे प्रोसीजर से होके इन एरिया से होके, जिस तरह से आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, पहले आप अपनी क्लास टीचर को देते हो, फिर आप अपनी कोऑर्डिनेटर को देते हैं, और फिर उसके बाद प्रिंसिपल के पास जाती है, और अल्टीमेटली चांसलर या वाइस चांसलर लेवल तक जाती है जो कि हेड होते हैं। तो ये सारी की सारी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन
को हेड कर रहे होते हैं। अब MS जो होते हैं वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में होते हैं, जो सिटी के अंदर जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के अंदर कौन सबसे बड़ा होगा, DHO, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिप्टी DHO होते हैं वहाँ पर। और अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे कौन होते हैं, EDO हेल्थ होते हैं। तो ये क्या हो गई, हायरार्की हो गई एक तरह से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन हेल्थ, सेंट्रल और प्रोविंस की और लोकल की। दूसरी चीज़ है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, वो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर स्टाफ को हायर करते हैं, इतने बंदों की यहाँ नीड है, इतने स्टाफ की, डायरेक्ट कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, बजट, सुपरविजन, एवैल्यूएशन। इसकी एग्जांपल को आप इस तरह से ले लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने ICU के अंदर 100 वेंटिलेटर्स डाले हैं, जिस तरह से आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, प्लानिंग होगी, ये 100 बेड के लिए 100 वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि हमारे पास इतना स्टाफ मौजूद है या नहीं है, इतना केयर, कितने लोग हैं जो उस चीज़ को चला सकते हैं। फिर वो लोग डायरेक्ट करेंगे कि इससे क्या एडवांटेज है और क्या नहीं हो सकता, हमें क्या करना चाहिए। फिर कोऑर्डिनेट होगा, जो भी आपकी हायरार्की होगी, उसके बाद एक पूरी रिपोर्ट बनेगी कि इसकी नीड क्यों है, हमारे हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो इसको ट्रेन कर सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इसको चला सकते हैं। उसके बाद बजटिंग देखी जाएगी, आपके पास बजट कितना है, लो बजट है, हाई बजट है, क्या आप 100 वेंटिलेटर, डिमांड तो आ गई है 100 वेंटिलेटर्स की, क्या आप वो डिमांड पूरी कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट में क्या होता है, बजट की कमी होती है, तो आपने देखा होगा एक MRI होती है, एक CT स्कैन होती, वो भी 10-10 साल ख़राब होती है, और उसके बाद भी फिर कह रहे होते हैं कि बजट नहीं है, अगला बजट आएगा तो फिर हम नई मशीनरीज ले रहे होंगे। और उसको फिर वो क्या कर रहे होंगे, बजटिंग बनाने के बाद ठीक है कि हाँ हमारे पास इतना फ़ंड में पैसा है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, एक रिपोर्ट वगैरह पूरी बनाने के बजट देखने के बाद सुपरवाइज़ करते हैं सारी चीज़ों को। एक सुपरवाइज़र होता है, देख रहा होता है कि वाकई नीड है, ऐसा तो नहीं ना कि 20, वो फिर ये देख रहे होते हैं कि 80 वेंटिलेटर से भी तो काम चल सकता है, ये 50 से ज़रूरी नहीं हम 100, हम 50 वेंटिलेटर ले लेते हैं, 20 ऐसा करते हैं कि ऑक्सीजन की कोई मशीन ले लेते हैं, 10 हम बेड्स उठा लेते हैं। मतलब वो बजट को डिवाइड करने के बारे में सोच रहे होते हैं, और इन दी एंड एवेल्यूएट हो रहा होता है कि भाई आखिर हमने करना क्या है। तो ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। इसी तरह से बर्डन ऑफ डिजीज़ क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ नीड फॉर केयर क्या होता है। बर्डन ऑफ डिजीज़, जिस तरह से मैंने अभी आपको कोविड-19 की एक एग्जांपल दी है जो कि ऑन गोइंग है, कि डिज़ीज़ का बर्डन क्या है, ठीक है ना, कितना बर्डन है। मींस एक हॉस्पिटल के अंदर अगर 100 बेड्स हैं तो क्या वहाँ पे 80 पेशेंट्स आ रहे हैं या 200 रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें से मजबूरन 100 को हमें रखना पड़ रहा है और 100 को हम जो है वो घर पे ही क्वारंटीन कर रहे हैं। तो ये डिज़ीज़ का बर्डन आपका कहलाता है। डिज़ीज़ के बर्डन को देखते हुए क्या कर रहा होता है कि हम लोग देख रहे होते हैं कि कितनी नीड है। अब नीड किस किस चीज़ की पड़ सकती है, हेल्थ स्टाफ की पड़ सकती है, डॉक्टर्स की, ऑब्वियसली पैरामेडिक्स की नीड पड़ सकती है, हमें मशीनरीज़ की नीड पड़ सकती है, हमें और किस चीज़ की नीड पड़ सकती है, बेड्स की, ICUs की। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं कि कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये सिचुएशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 बेड का एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर 50 पेशेंट आ रहे हैं, तो वहाँ पर 10 डॉक्टर भी काफ़ी होंगे, 10 लोगों पे एक मतलब 10 डॉक्टर भी आपके काफ़ी होंगे ना, 5 पेशेंट को एक डॉक्टर देख रहे हो। लेकिन अगर आपका रेट इतना बढ़ जाए, पेशेंट का फ़्लो पे फ़्लो हो रहा हो और आपके पास जो है वो जगह भी ना हो और पेशेंट फ़्लो बढ़ रहा हो, तो फिर क्या होता है, बर्डन आ जाता है आपकी किसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो उसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि अब हमने क्या करना है, कितने बंदे बनाए। तो फिर आपने देखा होगा अक्सर वैकेंसीज़ आ रही होती हैं, हमें नर्सिंग की नीड है, पैरामेडिक्स की नीड है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपका है कि लेवल ऑफ़ हेल्थ केयर क्या होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी। प्राइमरी क्या होता है, जो कि तहसील होती है, जो कि एक एरिया होता है, आपको पता होगा सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, तहसील होती है, ठीक है। जैसे मुजफ्फरगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर तहसील अलीपुर है, तहसील जतोई है और डिफरेंट तहसीलें हैं, ठीक है। उसके अंदर भी गांव वगैरह होते हैं, तो गांव वगैरह में क्या होते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट खुलते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं BHU। और अगर आप बात करेंगे उससे ऊपर जाने की बात करेंगे तहसील की, तो तहसील हेडक्वार्टर होते हैं, THQ। उससे ऊपर की बात करेंगे तो DHQ। और अगर आप सिटी की बात करेंगे टर्शियरी। तो प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट क्या आ गया आपका, बेसिक हेल्थ यूनिट आ गया। सेकेंडरी आपका क्या आ गया, DHQ एंड DHQ आ गया, ठीक है। और आपका टर्शियरी क्या आ गया, टर्शियरी केयर वो होता है जहाँ पे रेजिडेंसी हो रही होती है, जहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जो कि सिटी का हॉस्पिटल्स होता है, जहाँ पे ट्रेनिंग हो रहे होते हैं या मेडिकल यूनिवर्सिटी अटैच होती है, उसको आप क्या कहते हो, टर्शियरी केयर यूनिट कह रहे होते हो। और उसी के साथ आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी भी होती है।
दूसरी चीज़ है, मैं इधर आपको अगेन एक चार्ट दिखाना चाहूँगी। लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सेंट्रल लेवल होता है, इंटरमीडिएट लेवल होता है, लोकल। सबसे पहले क्या होता है, लोकल। हेल्थ ऑफिसर ने बताया हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हेल्थ केयर यूनिट हो गए। फिर उन्होंने किसको भेजा, इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर डायरेक्टरेट्स ऑफ हेल्थ के पास भेजा। उन्होंने सॉर्ट आउट किया वाकई हमें 100 बेड्स की नीड है या नहीं है, और फिर उन्होंने फर्दर अपनी एक रिपोर्ट बना के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दे दिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्या करेगी, अपना बजट देखेगी कि प्रोविंस के हेल्थ मिनिस्टर के पास इतना बजट है या नहीं है, और फिर अगर उसके पास इतना बजट नहीं होता तो वो क्या करती हैं, वफाक में हेल्थ मिनिस्ट्री को भेज देती हैं कि हमारे सूबे के ऊपर इस तहसील के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना बर्डन आ रहा है और हम ये पूरा नहीं कर सकते और हमें इस चीज़ की नीड है। आगे आपके पास जो आता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मैंने आपको बता दिया है। प्लानिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज आपकी क्या होती है, हेल्थ सर्विसेज की आप पूरी की पूरी एक प्लानिंग कर रहे होते हैं। प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक प्लानिंग क्या होता है, सबसे पहले आपने गोल देखा, ऑब्जेक्टिव देखा। गोल आपका क्या है, कोविड-19 से हमें पेशेंट कम करने, और ऑब्जेक्टिव भी आपका यही है कि हमें जो है पेशेंट को मैक्सिमम फैसिलिटेट करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हम क्या कर सकते हैं, हम कितने वार्ड्स बना सकते हैं, हम कितने ICUs बना सकते हैं, हम कितने बेड्स एलोकेट कर सकते हैं। फिर उसको एनालाइज करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है, कि इससे कोई इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, ये जो आप करने जा रहे हैं कैसे किसी को नुकसान तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल के अंदर 20 वार्ड है, 20 में से अगर आप 18 आइसोलेशन वार्ड बना देंगे तो ऑब्वियसली इसका नुकसान क्या होगा, 2 वार्ड के अंदर अब आपने न्यूरो के भी पेशेंट डालने हैं, कार्डियो के भी पेशेंट डालने हैं, दूसरे पेशेंट भी डालने हैं, तो आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। फिर अब आपने एक्शन लेना है कि भाई अब आप क्या करेंगे, 20 में से आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली 3 आइसोलेशन वार्ड बनाएंगे, 17 दूसरा, ये 10 आइसोलेशन बना देंगे, तो बाकी के जो 10 है, एक न्यूरो वालों के लिए रख देंगे, एक कार्डियो के लिए रख देंगे, एक गायनी के लिए। वो सारी चीज़ें आप किस चीज़ के ऊपर डिसाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट, कि आपके पास पेशेंट फ्लो कितना है, कि भाई आपका हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पेशेंट बहुत आ रहे हैं, पेशेंट कम आ रहे हैं और क्या नहीं है। फिर आप क्या करोगे, इन दी एंड क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, implementing the selected plans and performing periodic evaluation to assure success of plan। ठीक है, उसके बाद अब आप देखोगे 1 महीने तक कैसे सही चल रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं 10 कम है तो फिर 2 और आप वार्ड्स के अंदर दे दोगे, 8 आइसोलेशन में डाल दोगे। तो अकॉर्डिंग टू द नीड, जहाँ पे आपका पेशेंट फ्लो ज़्यादा है आप उसको देखते हुए एडजस्टमेंट आप अपनी कर रहे होंगे। दिस इज़ द प्लानिंग ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड हेल्थ सर्विसेज। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है। बीइंग एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नीड्स नॉलेज, एक्सपीरियंस, फोरसाइट, रीजनिंग एंड मास्टरिंग ऑफ द स्पेशल स्किल। आपने देखा होगा मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है जिसके लोग जो है ना वो सारा कुछ बना रहे होते हैं, प्लान्स देख रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं नीड क्या। इसके लिए स्पेशल जो है ना एक नीड होती है प्लानिंग के लिए कि आपके पास एक्सपर्ट की टीम हो जो दूर अंदेश हो, जो कि हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, नीड को, डिमांड को, फ्लो को और सारी चीज़ों को देखते हुए बनाए। ये नहीं कि आपने डॉक्टर से पूछ लिया कि कितने लोग हैं ये, तो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी जो है वो पूरी की पूरी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप लोगों ने कोई डिमांड कर दी कि हमें जो है वो नया क्लासरूम चाहिए, उसके अंदर बहुत चिलर टाइप की AC चाहिए, उसके अंदर हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का बोर्ड चाहिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म का 4G इंटरनेट सिस्टम चाहिए, तो फिर क्या होगा, आप लोगों ने डिमांड कर दी और अब आपने अपनी डिमांड किसको दे दी, अपने टीचर को दे दी। अब टीचर को तो लगेगा ऑब्वियसली ये आपके लिए सही है बिकॉज टीचर उधर पढ़ा रही है, टीचर को ये फ़ील होगा कि नहीं आप लोगों की डिमांड बिल्कुल जायज़ है। लेकिन टीचर क्या करेगी, वो सारी आप लोगों की जो डिमांड है इन दी एंड किसको दे देगी, एडमिनिस्ट्रेशन को दे देगी। एडमिनिस्ट्रेशन एक मीटिंग बुलाएगी और बैठेगी कि आया इन सारी चीज़ों की नीड है, या 6 में से अगर आपको 2 दे दी जाए तो क्या आपका काम हो जाएगा, या 6 की 6 ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा बजटिंग देखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 6 की 6 चीज़ों का बजट निकल रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको 6 में से 5 या 6 की 6 चीज़ें प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर बजट सिर्फ 2 से 3 चीज़ें अफोर्ड करने के लिए, तो फिर वो देखेंगे कि आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा किसकी नीड है, सबसे ज़्यादा 4G इंटरनेट की नीड है, या आप लोगों को एक बहुत अच्छा सा मल्टीमीडिया सिस्टम की नीड है, या आप लोगों को एयर कंडीशन टाइप की नीड है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर देखी जा रही होंगी।
उसके बाद आपके पास आ जाता है कि PBBS प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम आपका सारा देखेगा, परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करेगी, रिव्यू टेक्निक्स होंगी, पूरा रिव्यू एक बोर्ड बैठेगा और क्रिटिकल पैच के वो बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल एक AC तो चल रहा है, ठीक है ना, 2 टन का 1.5 टन का, उससे ठंडक हो रही है, तो क्या ज़रूरत है चिलर की, तो आप ये कैंसिल कर दें। फॉर एग्जाम्पल वो पुराना मीडिया काम तो करता है, मल्टीमीडिया, तो आपको क्या ज़रूरत है नई मल्टीमीडिया की, तो वो कट कर दें। ये हो सकता है होने लगे आपका वाइट बोर्ड काफ़ी है, थोड़े से स्क्रैचेस हैं, तो इट्स ओके, हमें इसी से काम चलाना है। या हो सकता है वो आपको बोलें कि आपका 4G की नीड नहीं, हमारे पास जो कॉलेज का एक वाईफाई सिस्टम चल रहा है वो इनफ है। तो क्रिटिकली वो लोग जो है वो किस चीज़ को डिसाइड करेंगे, वैल्यूएट करेंगे कि रेलेवेंस कितना है, एजुकेसी कितनी है, और एक्सेसिबिलिटी क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, एफिकेसी क्या है एंड इम्पैक्ट क्या है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इनकी आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल्स आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक प्लानिंग आपको एज इट इज़ ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं आपके, ये थोड़ा सा एक चार्ट आप लोगों के लिए और भी है कि कल्चर ऑफ है, ये थोड़ा सा आप इस चार्ट को देख लीजिएगा कि एजुकेशन होगी, अगर आपके पास नॉलेज होगी, जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ बैठी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हायर अथॉरिटीज़ के पास नॉलेज ही नहीं हो, एक एग्जांपल कि भाई मल्टीमीडिया की क्या नीड है, या आपको एयर कंडीशन की क्या नीड है, ठीक है, एक कुछ लेमैन बैठे हो जिनके पास पॉलिसीज़ ना हो, जिनके पास कुछ ना हो, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक एजुकेशन सेटअप के अंदर पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे जिनके पास नॉलेज है, तो वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको मल्टीमीडिया की नीड इसलिए ताकि आपके लेक्चर डिस्टर्ब ना हो। या फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको अभी मेडिकली एग्जांपल दी है कि अगर नॉन डॉक्टर को आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दो, तो उन्हें तो नहीं पता होगा ना कि MRI की मशीन की क्या इंपॉर्टेंस है, या CT स्कैन की मशीन की क्या इंपॉर्टेंस है, या आपके ICUs की क्या इंपॉर्टेंस है। वो तो कहेगा कि दिस इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, एजुकेशन होना ज़रूरी है, ताकि आप पॉलिसीज़ बना सको, आप सोशो इकनॉमिकली सारी चीज़ें देख सको। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ वेलबींग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं, हेल्थ कल्चर बनाती हैं। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है कि हेल्थ कल्चर होता क्या है। अब आपका टॉपिक आ जाता है कि एथिक्स इन हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होते हैं। हर चीज़ के कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है बेटा। कोड ऑफ एथिक्स फॉर हेल्थ एजुकेटर्स क्या होते हैं? द कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ शेयर्ड वैल्यू विद इन विच हेल्थ एजुकेशन इज प्रैक्टिस। द कोड ऑफ एथिक्स इज ग्राउंडेड इन फंडामेंटल एथिक्स प्रिंसिपल दैट अंडरलाइन ऑल हेल्थ सर्विसेज। इसके मतलब ये है कि एक पूरा कोड ऑफ एथिक्स हो, एक पूरा का पूरा सिस्टम हो जहाँ पे हर इंसान को के पास क्या ऑटोनॉमी हो, ठीक है। हर इंसान, अब ऐसे नहीं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, एक हॉस्पिटल के अंदर 10 वार्ड है, एक गायनी का वार्ड है, एक मेडिसिन का वार्ड है, एक सर्जरी का वार्ड है। ऐसा नहीं हो कि सर्जरी वालों की चल रही और मेडिसिन वालों की चलती ना, और गायनी वाले बेचारे इंतज़ार में बैठे हो, ऐसा नहीं। हर किसी की ऑटोनॉमी पावर का जो है ना वो रिस्पेक्ट होना है। गायनी की अपनी नीड है, आपने उसको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है ना। उनका एक अलग सिस्टम है, प्राइवेसी सिस्टम है, ठीक है, वहाँ के रूल्स एंड कोड्स ऑफ एथिक्स है। इसी तरह से मेडिसिन का है, इसी तरह से सर्जरी का। तो हर चीज़ को हमें देखना है, प्रमोट करना है सोशल जस्टिस। अगर 10 वेंटिलेटर हम गायनी में दे रहे हैं तो 10 हमें सर्जरी के लिए चाहिए, 10 में से हम न्यूरो सर्जरी को भी इतना दें, ये नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट को हम दिए जा रहे हैं। एक्टिव प्रमोशन ऑफ गुड, अवॉइडेंस ऑफ हार्म, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरा हमारी पॉलिसीज़ ऐसी ना हो कि जिससे किसी को हार्म हो रहा हो। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक ही डिपार्टमेंट को बस दिए जा रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट को पूछ नहीं रहे हैं, तो फिर क्या होता है, ये थोड़ा सा नुकसान होता है। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि एक्टिव प्रमोशन हो। ये आपके हेल्थ रिलेटेड हो गए। इन सारी चीज़ों को आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म के तौर पे जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सारी कंटेंट्स मैं आपको कवर अप करवा चुकी हूँ। आपका एक कंटेंट रह गया है, वो है थ्योरीज ऑफ लर्निंग फैसिलिटेशन, जिसमें आप कॉग्निटिव, साइकोमोटर डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये इसके अंदर आप कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये सारी थ्योरीज़ आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो आपने शॉर्ट नोट किया, आप लोगों के MCQs बन सकते हैं कि हेल्थ सर्विसेज होती क्या है, प्राइवेट क्या होते हैं, साइंटिफिक क्या होते हैं, ठीक है। इन सब की डेफिनेशन आपको पता नहीं चाहिए। आपको डेफिनेशन बर्डन ऑफ डिजीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ केयर की पता होना चाहिए। आपको ये बिल्कुल याद होने चाहिए लेवल वाइज की प्राइमरी
प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, आप किस तरह से हेल्थ सर्विस को मैनेज करते हो, एलिमेंट ऑफ एवेल्यूएशन क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल्स आपके क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें, लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी बेस के ऊपर जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, और ये जो चार्ट है कि किस तरह से सबसे हायर अथॉरिटीज़ कौन सी है, लोअर अथॉरिटीज़ कौन सी, और ये किस तरीके से होता है। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। अगर फिर भी किसी को क्यूरी हो तो क्लास आप लोगों को चाहिए कि जैसे जैसे हमारा कोई मॉड्यूल कंप्लीट हो रहा है, आप लोगों की जो भी क्यूरी हो वो आप एक पेपर पे अपने सारे क्वेश्चंस लिख के मुझे व्हाट्सएप करते हैं आपकी सीआर, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आप लोगों की क्यूरी को दूर करूँगी। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर।